क्वेश्चन नंबर 78 दिसंबर 2017 बुकलेट बी का सवाल है और ये क्वेश्चन ट्रेड मिल की तरह है। क्वेश्चन है 78। ये समझने के लिए कि माइक्रोट्यूब्यूल डिपेंडेंट मोटर एक्टिविटी ऑफ अ फ्रेशली प्यूरिफाइड मोटर प्रोटीन फ्रॉम बडिंग ईस्ट a researcher set of microtubule based gliding assay. In such a assay where microtubules are fluorescently tagged at its positive end, and researchers observed that this motor protein moved the microtubule in the direction of its plus and as shown in the diagram. जो नीचे दिखा रखा है इन्होंने स्टेटमेंट बोल भी दिया। ये कह रहे हैं कि जो ये आपका मोटर प्रोटीन है, ये मोटर प्रोटीन एक ग्लास कवर स्लिप के ऊपर इमोबिलाइज कर रखा है एंटीबॉडी की हेल्प से। तो यानी कि जो आपका मोटर प्रोटीन है ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, ये तो हमने चिपका दिया सरफेस के ऊपर। अब ये अपने पैर आगे पीछे हिलाएगा और जो भी चीज़ यहाँ सरफेस के ऊपर चिपकी हुई है वो खिसकती जाएगी। सपोज इस एग्जाम्पल को ले लीजिए कि अगर ये डायनिन मोटर प्रोटीन को चलने दिया जाए आज़ाद, तो ये वॉक करता करता नेगेटिव एंड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं कि ये डायनिन मॉलिक्यूल मूव ना कर सके, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये मूव कर सके, तो जब वो मोशन करेगा नेगेटिव की तरफ जाने के लिए, तो बट वैसे कि पूरा का पूरा जो पोल है वो खिसकेगा आपका प्लस की तरफ। यहाँ भी देखिए आप, जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है वो आगे की तरफ खिसक रहा है। इसका मतलब मोटर प्रोटीन जो है ये, इनका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ट्रेड मिल पर हम लोग चलते हैं, जब हम लोग ट्रेड मिल पर दौड़ रहे होते हैं तो हम लोग आगे की तरफ प्रेशर मार रहे होते हैं और जो प्लेटफॉर्म है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। सेम इसी लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए और इस मोटर प्रोटीन को फील कीजिए कि मोटर प्रोटीन इज नॉट मूविंग एनीवेयर, बट ये माइक्रोट्यूब्यूल है जो मूव कर रहा है। और इससे आप डायरेक्शन देखिए कि उसके मूव करने की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है मोटर प्रोटीन की, वो डायरेक्शन है प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ जाने के लिए। अगर मुझे ये डायग्राम में सही दिखाई दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये माइनस एंड है और यहाँ प्लस एंड है। मैं इस बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो देखिए ऐसे मॉलिक्यूल मोटर प्रोटीन्स जो प्लस एंड से माइनस की तरफ मूव करते हैं उनके नाम है डायनिन, और जो माइनस एंड से प्लस की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि एरो इंडिकेट कर रहा है, तो ये होते हैं हमारे काइनेसिन। तो काइनेसिन है हमारे प्लस की तरफ मूव करने वाले और डायनिन से हमारे नेगेटिव तरफ मूव करने वाले। तो इस बेस पर जो न्यूली आइडेंटिफाइड मोटर प्रोटीन है फिर वो हमारा हुआ डायनिन। ट्रेडमिल ने हमसे एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। डेली लाइफ की स्टोरी है, बस अज्यूम करने की बात थी। क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है उन टेक्निक्स के बारे में जो टेक्निक्स एपिजेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए काफी काम आते हैं और जीन एक्सप्रेशन को समझने में काम आते हैं। आई फ्लाई की तैयारी के दौरान हम लोग जीन एक्सप्रेशन को काफी ज्यादा फोकस करते हैं और शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स ऐसी हैं जो जीन एक्सप्रेशन में स्टडी करने के लिए काम आती हैं, और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जीन रेगुलेशन इसका मतलब क्या है, कैसे जीन ऑन होती हैं, कैसे जीन ऑफ होती है। मेंडल के जेनेटिक्स के हम लोग पढ़ते थे कि कैपिटल टी का मतलब है टॉल, स्मॉल टी का मतलब है ड्वार्फ, लेकिन यहाँ आई फ्लाई की क्लासेस में हम लोग समझते हैं कि कैसे कैपिटल टी ड्वार्फ भी हो सकता है। एपिजेनेटिक्स खास तौर से जो आज की साइंस है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये समझना कि जीन होने और ना होने से काम नहीं चलता, केवल अगर जीन है भी, सही भी है, म्यूटेशन भी नहीं है, तब भी उसका एक्सप्रेशन किन बातों पर डिपेंड करता है जिसे हम एपिजेनेटिक्स में पढ़ते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। क्योंकि ये साइंस पिछले 10 सालों के अंदर ही डेवलप हुई है और ये समझ में आया है कि इस एपिजेनेटिक्स को समझ करके हम लोग डीएनए मैनिपुलेशन और काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में जानकर ही हम लोग पता लगा सकते हैं जो अभी तक हमारे लिए अनसुलझी कहानियाँ थी। और इसीलिए सभी एग्जाम्स में जितने भी मॉडर्न बायोलॉजी को लेकर के आते हैं वहाँ एपिजेनेटिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक फेवरेट टॉपिक है। यहाँ भी इस एग्जाम के इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है जो एपिजेनेटिक्स की टेक्निक्स को लेकर के है, जो हम लोग एपिजेनेटिक्स की स्टडी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है 138 और यहाँ टेक्निक्स के नाम दिए गए हैं चिप, बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग, अलाइजा, आरएलएम, रेस। ये सभी टेक्निक्स वो हैं जो या तो डीएनए के साथ जो प्रोटीन चिपकते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वो कहाँ चिपके हैं, या फिर यह है कि डीएनए में मिथाइलेशन कहाँ हो रखा है, या फिर जो प्रोटीन बन रहा है जीन से वो प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में क्रिएट हो रहा है, या फिर हम लोग मैसेंजर आरएनएस को सीक्वेंस करना चाहते हैं। तो ये टेक्निक्स कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर के हल्का सा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग में हम लोग साइटोसिन को बाइसल्फाइड ऐड करते हैं और साइटोसिन पे बाइसल्फाइड ऐड करने के बाद साइटोसिन जो है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम लोग उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं।
लॉजिक ये है कि बाइसल्फाइड्स केवल साइटोसिन को यूरासिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मिथाइल साइटोसिन को यूरासिल में कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, साइटोसिन और यूरासिल में काफ़ी क्लोज रिलेशन है स्ट्रक्चर में। अगर मैं इनका डायग्राम ड्रॉ करूं तो साइटोसिन में यहाँ NH2 लगा होता है और एक डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर मैं इस NH2 को हटा करके इसकी जगह डबल बॉन्ड O लगा दूं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो जो साइटोसिन था वो यूरासिल बन गया। तो जो बाइसल्फाइड्स हैं वो साइटोसिन को यूरासिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर साइटोसिन में जहां पहली जगह पर NH2 है और उसके बाद इस जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइटोसिन को ये छेड़ नहीं सकते, जिसे हम लोग बोलते हैं 5 मिथाइल साइटोसिन, तो वैसे ही रहता है। बिना बाइसल्फाइड के डीएनए की सीक्वेंसिंग की हमने, बाइसल्फाइड का ट्रीटमेंट कराने के बाद डीएनए की सीक्वेंसिंग कर ली और फिर उन दोनों सीक्वेंस को मैच कर लिया। सीक्वेंस को मैच करने से जैसे सपोज करो TCTCG सीक्वेंस थी बिना बाइसल्फाइड ट्रीटमेंट कराए हुए, और जब बाइसल्फाइड ट्रीटमेंट कराने के बाद सीक्वेंसिंग की तो सीक्वेंस आया TTTCG। तो यह मैच कर लिया कि भाई जहां एक जगह साइटोसिन है यहाँ थाइमिन है, तो ये अंडरस्टूड है कि इस साइटोसिन का मिथाइलेशन नहीं होता, लेकिन जो दूसरा साइटोसिन दोनों जगह कॉमन है ये है जिसका मिथाइलेशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम मिथाइलेशन के बारे में जानकारी लगाते हैं। तो सेम ऐसी एक चिप ऐसे होता है जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। उसमें जो भी हमारे डीएनए की सीक्वेंसेज हैं उनके साथ हम कुछ प्रोटीन चिपकाए देते हैं। वो प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं या आरएनए पॉलीमरेज वगैरह हो सकते हैं। आमतौर पर हम लोग नॉर्मल सेल के अंदर कर रहे होते हैं। नॉर्मल सेल में जहां पर हमेशा कोई ना कोई जीन ऑन हो रही है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रोमेटिन के ऊपर हमारे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड है, उनको हम लोग आपस में क्रॉस लिंक करके तोड़ लेते हैं और फिर एंटीबॉडी की हेल्प से हम वो टुकड़े अलग कर लेते हैं जिनके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज चिपका हुआ है, और फिर उन टुकड़ों को एनालिसिस कर लेते हैं। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि डीएनए में कौन सी सीक्वेंस ऐसी हैं जो ट्रांसक्राइब हो रही हैं जिनसे ये प्रोटीन पहचान रहे हैं। सिमिलरली जो रेस है रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। तो जब हमारे पास कोई मैसेंजर आरएनए आया तो मैसेंजर आरएनए को हमने cDNA में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके दो किनारे हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम। हम लोग 5 प्राइम या 3 प्राइम पर प्राइमर लगा करके हम लोग इस पीस को एम्पलीफाई करते हैं और फिर सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। तो अगर हमने 5 प्राइम की साइड से काम किया तो इसे बोलते हैं 5 प्राइम रेस, और अगर 3 प्राइम की साइड से किया तो 3 प्राइम रेस, डिपेंडिंग करता है कि आपका प्राइमर कहाँ लगा रहे हो। ये काम है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंसिंग के बारे में, और ये पता लगाने के लिए किस सेल के अंदर कौन कौन सी सीक्वेंस हैं जो ट्रांसक्राइब हो रही हैं। तो अगर हम इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान दें तो चिप से है कि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या प्रोटीन्स वगैरह कहाँ बाइंड करते हैं। तो ये है आपका बाइंडिंग। बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग है मिथाइलेशन साइट्स के लिए। अलाइजा में हम लोग प्रोटीन एनालाइज कर रहे होते हैं, और इस मेथड में हम लोग ये समझते हैं कि कोई जो जीन एक्सप्रेस कर रही है, हम लोग सेल में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि हमारा वो जिस प्रोटीन को हम देख रहे हैं वो प्रोटीन वहाँ है या नहीं। अलाइजा में हम लोग वो क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो जीन का जो एक्सप्रेस प्रोडक्ट है हम लोग उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, और रेस से हमें मालूम पड़ जाता है जो ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो आरएनए है, आरएनए के 3 प्राइम एंड से या 5 प्राइम एंड से आइडेंटिफाई करने के लिए और सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो फिर ए का हो गया मेरे पास 3rd, बी का हो गया है 1, सी का हो गया है 4 और डी का हो गया 2nd। क्वेश्चन नंबर 45 CSIR दिसंबर 2017 की बुकलेट बी, और इस क्वेश्चन का नाम है अंकुर, मतलब जर्मिनेटिंग सीड यार। क्वेश्चन नंबर 45 है which of the following is not a phenotype of dark grown seedlings that are etiolated, और options हैं short hypocotyls, anapical hook, closed cotyledons, non photosynthetic proplastids। etiolation एक फिनोमिना है। इस फिनोमिना में जब हम किसी फ्लावरिंग प्लांट के सीडलिंग को पार्शियल लाइट या कंप्लीट डार्कनेस में ग्रो कराते हैं तो उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि उसकी कॉटिलेडन्स, जिन्हें हम प्राइमरी लीव्स या कॉटिलिडनरी लीव्स भी बोलते हैं, ये अनएक्सपेंडेड यानी क्लोज्ड होती हैं। इसके अलावा उसका एपिकल रीजन एक हुक शेप ले लेता है, जिसे हम एपिकल हुक या प्लूमुलर हुक भी कहते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका जो हाइपोकोटाइल रीजन है ये इलोंगेट हो जाता है। हाइपोकोटाइल रीजन क्या होता है? किसी भी डाइकॉट सीडलिंग में रूट और कोटिलेडन के बीच का जो भी हिस्सा है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो इसमें हाइपोकोटाइल रीजन इलोंगेट हो जाता है, ये थिन और बहुत सॉफ्ट भी रहता है। दैट मीन्स उसकी सेल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं बहुत ज्यादा, तो ये ब्रिटल हो जाता है। और जो 4th इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्लोरोसिस। दैट मीन्स इसके कॉटिलेडनरी लीव्स में जो प्रोप्लास्टिड्स हैं उनमें इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो पाता है, तो दैट्स वाई दे रिमेन पेल और येलो कलर्ड। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इसी सीडलिंग को जब हम लाइट में ग्रो करने देते हैं तो इसके कॉटिलिडनरी लीव्स एक्सपेंड हो जाती हैं और साथ में प्रोप्लास्टिड्स में क्लोरोफिल डेवलप होने की वजह से
वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं। दैट मीन्स नो क्लोरोसिस। इसके अलावा एपिकल हुक या प्लूमुलर हुक वो भी नहीं बनता है। दैट मीन्स इसका जो एपेक्स है वो अपराइट पोजीशन में है। अगर आप इसके हाइपोकोटाइल को कंपेयर करेंगे तो यू विल सी के हाइपोकोटाइल इज थिकर, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। तो जो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन थी वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। और फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, जिसकी वजह से इसकी कॉटिलेडरी लीव्स ग्रीन हो गई हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए जब हम अपने क्वेश्चन को फिर से रिव्यू करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। दैट मीन्स शॉर्ट हाइपोकोटाइल्स इज नॉट अ फिनोमिना ऑफ डार्क ग्रोन सीडलिंग्स। बाकी तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है, एपिकल हुक, क्लोज कोटाइलिडन्स और नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोप्लास्टिड्स, ये एटियोलेटेड सीड्स में बहुत आराम से दिखाई देते हैं। आपकी जनरल डे टू डे लाइफ में अगर हम इसके कोई एग्जाम्पल ढूंढना चाहें तो सपोज आपने घर में आलू खरीदे और बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं किए और उन्हें आपने छोड़ दिया अंधेरे में, तो जब भी कभी हम उन आलू को अंधेरे में छोड़ते हैं तो उनकी आइस, जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके, जिससे कि नया प्लांट जर्मिनेट होता है, तो वहां से बड़े लंबे वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे और उसके जो लीव्स हैं वो स्केल लाइक और वाइट रहते हैं। दैट मीन्स उसमें क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इटियोलेटेड ग्रोथ हो रही है। जबकि उसी आलू को जब आप लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वहाँ नॉर्मल लीफ, दैट मीन्स ग्रीन कलर की लीफ देखने को मिलती हैं। आप देख रहे हैं इसमें हाइपोकोटाइल रीजन भी शॉर्ट है एज कम्पेयर टू द डार्क ग्रोन पोटैटो। तो दैट मीन्स हाइपोकोटाइल इलोंगेशन यहाँ आप देख सकते हैं इन डार्क ग्रोन, जबकि लाइट ग्रोन में हाइपोकोटाइल शॉर्ट है यानी नॉर्मल ग्रोथ है। तो यहाँ पर ये जो आपका पोटैटो है जो आपने फ्रिज में रख दिया था या डार्क में रखा हुआ था, ये आपका एटियोलेटेड पोटैटो है। एटियोलेशन की जो प्रोसेस है या फिनोमिना है ये बहुत पहले दिया गया था, लगभग 1923 में, और एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, अगर आप पढ़ना चाहें तो। थैंक यू। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47। इन क्वेश्चनों को मैं बोल रहा हूँ कि ये हैं थोड़ी मेहनत और जेनेटिक्स के क्वेश्चन है, और इंटर जेनेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो पता है ये क्वेश्चन बड़े आराम से होने वाले क्वेश्चन है और नंबर बड़े अच्छे मिल जाते हैं हमें इसके अंदर। इंडियट पहला क्वेश्चन है 46। एक लिंकेज मैप है और यहाँ दो जीन है मेरे पास, जीन A एंड B, 70 सेंटीमोर्गन्स अपार्ट हैं दोनों। इफ इंडिविजुअल हेटेरोजाइगोट्स फॉर बोथ द जीन्स आर टेस्ट क्लोज, नंबर ऑफ द प्रोजेनी विद द पेरेंटल फिनोटाइप विल बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बोर्ड पे काम करते हैं। देखिए, जब भी कभी किसी DNA पर किसी जगह पर हम कहें कि हमारे पास दो जीन्स हैं, सपोज जीन A और जीन B, और उनके बीच के डिस्टेंस की बात करें तो मैं याद होगा बैक्टीरिया में जीन्स के बीच के डिस्टेंस को बताने के लिए हम लोग मिनट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं सेंटीमोर्गन का। और ये जीन का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर वाली कहानी याद करनी पड़ती है, और इसी पार्ट के अंदर हम लोग सीखते हैं कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से हम लोग कैसे जीन मैप कर सकते हैं। उसमें सिंपल सा हम लोग निकालते हैं कि कोई भी दो जीन के बीच में, जैसे सपोज जीन A और जीन B है, इनके बीच में हमारी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये निकालने के लिए हम लोग रिकम्बिनेंट अपॉन जो टोटल पॉपुलेशन है हम उसमें देखते हैं। ये जो आंसर निकल के आता है, आंसर आता है हमेशा पॉइंट में, जैसे 0.2 आया तो इस 0.2 को, जो कि एक फ्रैक्शन है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जब सेंटीमोर्गन्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और ये बन जाता है 20 और लिखते हैं सेंटीमोर्गन। एक्चुअली में ये परसेंटेज वाली कहानी है, 20 सेंटीमोर्गन कहूँ या 20% कहूँ। यहाँ ये बात याद रखने वाली बात है कि किन्हीं भी दो जीन के बीच में जो जीन एक ही क्रोमोसोम पर हैं, उन दोनों के बीच में 50% से ज़्यादा कभी मुझे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इंडीड ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज इंडिकेट कर रहा होता है कि कितने परसेंट मुझे टोटल पॉपुलेशन में से रिकम्बिनेंट मिलेंगे। याद रखिएगा, टोटल पॉपुलेशन में से कितने रिकम्बिनेंट मिलेंगे ये मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो अगर कभी मेरे पास है कि 50% या 50 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है और भी के बीच में, तो मैं कहूँगा कि जो रिकम्बिनेंट्स हैं 50% और जो पेरेंट्स हैं वो हैं 50%। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो है 70% की। तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 70% है तो इसका मतलब है मेरे पास जो रिकम्बिनेंट होने चाहिए वो होने चाहिए 70%, और जो पेरेंटल टाइप है वो होने चाहिए बाकी बचे हुए 30%, और इसी की बेस पे क्वेश्चन सॉल्व है। अब यहाँ उन्होंने बोला हुआ है कि जो लिंकेज मैप है उसके बेस पर A और B के बीच में 70 सेंटीमोर्गन अपार्ट है, मतलब 70% का रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इनका। इफ इंडिविजुअल हेटेरोजाइगोट्स फॉर बोथ द जीन्स आर टेस्ट क्लोज, नंबर ऑफ द प्रोजेनी द पेरेंटल जीनोटाइप विल बी। तो अब इसमें हमें क्या प्रोजेनी मिलने वाली है, बट वैसे प्रोजेनी जो मिलने वाली है इसमें मोर देन द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद द रिकम्बिनेंट फिनोटाइप, नहीं ऐसा नहीं मिलने वाला। इन्होंने पूछा पेरेंटल फिनोटाइप, तो पेरेंटल फिनोटाइप अभी हमने देखा कि अगर 70% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है
तो फिर 30% होंगे पेरेंटल टाइप और 70% होंगे रिकम्बिनेंट। तो पेरेंटल टाइप जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेस देन द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद द रिकम्बिनेंट फेनोटाइप ऑप्शन। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 47 भी है, जहां म्यूटेंट प्लांट्स लिए गए हैं और दोनों म्यूटेंट्स के पास वाइट फ्लावर्स हैं, इनको क्रॉस कराया गया है। F1 प्लांट्स के पास रेड फ्लावर आया और फिर जब F1 प्लांट को सेल्फ कराया गया प्रोड्यूस प्रोजेनी विद आइदर रेड और वाइट कलर, जो रेशो मिला मुझे 9:7 मिला। जरा समझ लेते हैं इसको कि ये क्या था। कभी अगर मुझे कोई म्यूटेंट मिल रहा है जिसमें वाइट फ्लावर इनटू वाइट से मुझे रेड मिलता है, तो जानते हैं इसमें स्टोरी क्या है। अगर म्यूटेंट थे वाइट और दोनों म्यूटेंट मिलाकर के रेड हो रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें दो जीन है। पहले हम लोग ये जनरेट कर लेते हैं पाथवे क्या है। पाथवे ये है कि मेरी एक कोई कलरलेस मेरा सबस्ट्रेट है, उससे कोई इंटरमीडिएट बनता है और उससे मेरा रेड कलर का पिगमेंट बनता है। जो मेरे सबस्ट्रेट्स हैं और जो मेरे इंटरमीडिएट हैं ये दोनों वाइट कलर के हैं। जो एंजाइम मेरे पहले स्टेप को गवर्न कर रहा है उसके लिए हम मान लेते हैं जीन ए, और जो एंजाइम दूसरे स्टेप को गवर्न कर रहा है ये है मेरी जीन बी। तो मान लीजिए ये है जीन ए और ये है जीन बी। तो जो मेरा एक पेरेंट है P1 जिसमें वाइट है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें एक जीन खराब है, A इज नेगेटिव एंड B इज ठीक ठाक। और जो दूसरा वाला वाइट है इसमें A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव। और जो हाइब्रिड होगा तो उसमें एक कॉपी तो आएगी A नेगेटिव B पॉजिटिव की और दूसरी कॉपी आएगी A पॉजिटिव B नेगेटिव। तो देखिए ओवरऑल जो इफेक्ट मिलने वाला है इस पाथवे को चलाने के लिए एंजाइम नंबर A बनेगा या नहीं, ये तो नहीं बना सकती कॉपी, लेकिन क्रोमोसोम की जो ये वाली कॉपी ये तो बना लेगी ना। तो इसलिए यहाँ मुझे A पॉजिटिव मिल जाएगा, मतलब मेरा पहला स्टेप ठीक है। दूसरे स्टेप के लिए मेरी B वाली कॉपी है, तो बट ऑब्वियसली मेरी ये वाली कॉपी B एंजाइम बना सकती है। B नेगेटिव मतलब जीन खराब है ये नहीं बना सकती, लेकिन दोनों की वजह से B पॉजिटिव की वजह से यहाँ B पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक्चुअली मैं ये वाइल्ड फिनोटाइप वापस लेके आ गया। इस तरह की कहानी को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो कहानी है ये कंप्लीमेंट कर रही है, दो डिफरेंट जीन्स इफेक्ट को कंप्लीमेंट कर रही हैं। और यहाँ पर अब मुझे बताओ कि जो दोनों ये म्यूटेशन थे, जो ये वाला P1 म्यूटेंट था और P2 म्यूटेंट था, क्या दोनों में सेम जीन का म्यूटेशन था? नहीं, एक में A जीन का था और एक में B जीन का था। और ये लॉजिक है यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर है। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो इनमें से कौन सी बात सही है? द म्यूटेशन इन द पेरेंट डू नॉट कंप्लीमेंट ईच अदर, कंप्लीमेंट तो कर रहे हैं। द म्यूटेशन इन द पेरेंट आर एलिलिक, एलिलिक उन म्यूटेशन को बोलते हैं जिसमें दोनों ही म्यूटेशन एक ही जीन के हों। अगर A ही जीन का म्यूटेशन होता पेरेंट P1 में और A ही जीन का म्यूटेशन होता P2 में, तब इसे बोलते हैं हम एलिलिक। सेम जीन की दो डिफरेंट फॉर्म, ऐसा नहीं है। म्यूटेंट्स इन द पेरेंट्स आर नॉन एलिलिक। हाँ जी, नॉन एलिलिक है क्योंकि दो सेपरेट जीन्स के हैं। द म्यूटेशन इन द पेरेंट्स आर लिंक्ड, नहीं ये लिंक नहीं है, ये आप देख रहे हो कि रिकम्बाइन कर सकते हैं, अलग अलग है। तो इंडिया हम लोग बोलेंगे कि जो थर्ड नंबर का है स्टेप वो बिल्कुल बढ़िया है, नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98 CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का सवाल है और ये क्वेश्चन डील कर रहा है ड्रोसोफिला और ड्रोसोफिला के आसपास की स्टोरी, उसके डेवलपमेंट की स्टोरी। iFly नेट में हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट, एफिशिएंट तरीके से सीखते हैं कि नेट के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। iFly का सेफ मेथड ये समझाता है कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है एक्यूरेट और एफिशिएंटली पढ़ना। इस क्वेश्चन में जो हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं हम लोग समझेंगे कि ड्रोसोफिला के डोर्सल एरिया का डेवलपमेंट कैसा है। और इस डायग्राम के थ्रू आप याद रखिए कि डोर्सल पार्ट ड्रोसोफिला का वो पार्ट है जो उसके पंखों की तरफ है, कमर की तरफ, जबकि वेंट्रल पार्ट जो है वो उसके पेट की तरफ वाला पार्ट है। हेड की तरफ वाले रीजन को हम लोग एंटीरियर कहते हैं और बैक साइड वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर। क्वेश्चन नंबर 98। Question number 98. Following are the events that might take place during dorsal ventral specification in early embryonic development of Drosophila: torpedo receptor activation, pipe synthesis, cascade of protease activity, cactus dephosphorylation, and entry of dorsal in the nuclei of syncytial blastoderm stage embryo. Which combination of the above event will occur in the presumptive dorsal side of the embryo deficient in maternal Gurkhain? Okay, question is direct, but there is one tricky part, that is embryo deficient in maternal Gurkhain. First of all, हमें ये चेक करना है जो आपका गुरकेन है वो मैटरनली काम करता है या फिर न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। आज इन ड्रोसोफिला गुरकेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ oocyte। नर्व सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं आपकी गुरकेन। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैटरनल गुरकेन डेफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस चलेंगी इन जनरल अगर गुरकेन भी ठीक है तभी भी। उस केस में लेट्स सी फॉर डोर्सल सल्फेट मेजर प्लेयर्स आर गुरकेन एंड टॉर्पेडो। व्हाट एक्चुअली हैपन इज गुरकेन प्रोटीन्स बाइंड करते हैं आपके टॉर्पेडो रिसेप्टर्स के साथ में एंड हेल्प करते हैं इन इनहिबिटिंग पाइप सिंथेसिस ऑन देयर साइड। जिस साइड पर टॉर्पेडो पर गुरकेन लगे हुए हैं उस साइड पर आपके पाइप सिंथेसिस नहीं हो पाती।
और ये हेल्प करता है आपके डोर्सल सल्फेट में कि वो पोलैरिटी आपको डोर्सल साइड देगी। ऑन दी अदर साइड, जिस साइड आपका गुरकेन प्रोटीन नहीं है, क्योंकि गुरकेन सिर्फ थोड़े अपने ही एरिया में बनता है और थोड़ा ही मूव कर पाता है, सो वो एक अपोजिट साइड मूव नहीं करेगा। एक साइड मूव है, एक साइड गुरकेन का प्रोडक्शन है लेकिन दूसरे साइड नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, इस साइड जहाँ पर गुरकेन नहीं है वहाँ पर पाइप की सिंथेसिस होगी, और ये पाइप सिंथेसिस, ये वेंट्रल फिट का सिग्नलिंग इधर चल रही है। वेंट्रल क्या करेगा, पाइप सिंथेसिस की हेल्प से जैसे ही पाइप सिंथेसाइज करेगा, एक कास्केड होगी, प्रोटीएस कास्केड स्टार्ट होगी, सिग्नलिंग कास्केड, जो हेल्प करेगी आगे टॉल प्रोटीन्स तक बाइंड करके, हेल्प करेगी कैक्टस को ब्रेक करने में। कैक्टस क्या कर रहा था, जो मैटरनल डोर्सल प्रोटीन था इसको अपने आप से बाइंड कराए हुए था और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही। जैसे ही पाइप प्रोटीन एक्टिवेट होगा, ये हेल्प करेगा इस सिग्नलिंग कास्केड को फर्दर प्रोसीड करने में और कैक्टस को प्रोटीज एक्टिविटी के थ्रू रिमूव कर देगा। नाउ डोर्सल कैन मूव इनसाइड द न्यूक्लियस, और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर को एक्टिवेट करेगा और कुछ जीन्स को इनएक्टिवेट कर देगा और हेल्प करेगा वेंट्रल सल्फेट। तो जिस साइड डोर्सल वर्क कर रहा है वो साइड होगी आपकी वेंट्रल सल्फेट, वो डिसाइड करेगी वेंट्रल सल्फेट, और ऑन द अदर साइड डोर्सल सल्फेट। सो बैक टू द क्वेश्चन, टॉर्पिडो रिसेप्टर एक्टिवेशन। टॉर्पिडो किस साइड पर था हमारा, डोर्सल साइड पर, ठीक है। गुरकेन का रिलेशन किससे होता है, टॉर्पिडो से होता है, और वो डोर्सल फेट बनाता है, यानी कि ए तो होगा क्योंकि गुरकेन मैटरनल वाला खराब है, न्यूक्लियस का खराब, ठीक है। सो ए, ओके, इट विल बी बी एंड सी, पाइप सिंथेसिस एंड कास्केड ऑफ प्रोटीज एक्टिविटी। अभी हमने रिसेंटली देखा पाइप और जो प्रोटीज कैस्केड एक्टिविटी थी वो वेंट्रल साइड पर चलती है। कैक्टस डिफॉस्फोराइलेशन, ये भी आपका वेंट्रल साइड पर होता है, और डोर्सल इन द न्यूक्लिया ऑफ सिनसाइटोप्लाज्म स्टेज एम्ब्रियो, ये भी आपका वेंट्रल साइड पर होता है। सो कौन सी इनमें से कौन सा इवेंट डोर्सल साइड पर होगा, कौन सा होगा, सिर्फ आंसर विल बी ए। iFly क्लासेस में इसी तरह से हम लोग और टॉपिक्स के बारे में भी शॉर्ट में जानकारी लेते हैं जो हमें एक्यूरेट बनाते हैं अपने एग्जाम को एफिशिएंटली करने के लिए। ये क्लासेस बहुत अफोर्डेबल है, सप्ताह में कुछ दिन के लिए हैं। वर्किंग लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो अपने काम के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए 9013902981 पर व्हाट्सअप। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो यूट्यूब पर वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के साथ, और शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सअप। iFly की और जानकारी पाने के लिए लॉगिन कीजिए iflynetgate.com पर, या मुझे मेल लिखिए saplingeduTech@gmail.com पर। थैंक यू।